नमस्कार, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। और आज का डेट 10 फरवरी 2025। तो आज हम देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आज क्या क्या आर्टिकल निकला है और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो पहला आज का टॉपिक है कोरस ग्रोइंग, मणिपुर सीएम फाइनली क्विट्स असेंबली ऑन होल्ड। तो ये टॉपिक है पुट्स इन हिज पेपर्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली वेयर ही मेट शाह नड्डा। तो 21 months after ethnic violence erupted in Manipur, which remains on the edge, Chief Minister N. Biren Singh tendered his resignation Sunday evening ahead of the start of the assembly session Monday। मतलब 21 महीने से जो मणिपुर में वायलेंस चल रहा था, उसके बाद सीएम बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा फाइनली गवर्नर को सौंप दिया है। और ये इस्तीफा उन्होंने दिल्ली से वापस आकर मंडे को जो असेंबली सेशन होने वाला था उससे पहले सौंपा है। और दिल्ली ये पार्टी हेड से मिलने गए थे, वहाँ पे इन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात किया और उनसे मुलाकात करने के बाद वापस आए और इन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया। गवर्नर ने इस्तीफा स्वीकार तो कर लिया है, पर उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक से कुछ इसका इंतज़ाम ना हो जाए, मतलब अगले चुनाव का आदेश ना आए या प्रेसिडेंट रूल ना लगे, तब तक से ये ऑफिस संभाल सकते हैं। तो इसमें जो भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं वो राज्यपाल को ही देना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 164 से 167 तक है, जो राज्य सरकार के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए रहेगा, जहाँ पे गवर्नर ही होते जो मुख्यमंत्री को इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनसे ओथ दिलवाते हैं। और फिर तो इसमें सब काम जो भी सीएम से रिलेटेड काम है उसे गवर्नर देखते, जैसे इस्तीफा लेना या तो फिर शपथ दिलवाना और सीएम के और जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो सीएम उनका नाम गवर्नर को देंगे और गवर्नर उनसे शपथ दिलवाते हैं। तो फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन और राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि मणिपुर में पिछले 21 महीनों से हिंसा चल रहा था। हिंसा का रीज़न क्या था? वहाँ पे दो ग्रुप है, एक मैती और एक नागा या कुकी बोलिए। इन दोनों ग्रुप के बीच में वहाँ पे हिंसा चल रही थी और बीरेन सिंह का ज़्यादा झुकाव था मैती ग्रुप की तरफ। तो इससे बाकी जो नागा और कुकी जो समुदाय थे, जनजाति बोलेंगे, उनको ये था कि उनका जो हक था वो छीना जा रहा था। तो इससे वो लोग मुद्दे को उठा रहे थे, पर कुछ हल नहीं निकल रहा था, जिसके कारण ये हिंसा हुई। और इसी हिंसा के कारण उन पर काफ़ी दबाव था और विपक्षी पार्टियां जो भी थी लगातार एनडीए से इस मुद्दे पर सवाल पूछ रही थी कि, और इसी के कारण दिसंबर 2004 में बीरेन सिंह ने राज्य में हुई हिंसा और उसमें जनहानि जो भी हुआ था उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। 3 मई को 2023 में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में जो हिंसा हुआ था उससे तकरीबन 200 लोगों से ज़्यादा की
मृत्यु हो गई थी। और हिंसा की वजह क्या है? हिंसा की वजह है कि मणिपुर में तकरीबन 38 लाख पॉपुलेशन है, जिसमें 3 समुदाय आते हैं, मैती, नागा एंड कुकी। मैती ज़्यादातर हिंदू समुदाय है, नागा और कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। तो ऐसे धर्म में इनकी आबादी नागा कुकी की लगभग 50% है, और राज्य की करीब 10% इलाके में फैला जो इम्फाल घाटी है उसमें मैती समुदाय रहता है। और नागा और कुकी की आबादी करीब 34% है, और ये लोग करीब 90% इलाके में रहते हैं, जबकि मैती जो इम्फाल घाटी उसमें रहते हैं और लगभग वहाँ पे 10% के इलाकों में वो रह रहे हैं। मैती समुदाय जो है उनकी मांग थी कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। जब इसके लिए समुदाय ने मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी, और इसके लिए समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर जब भारत में मिला था उससे पहले ये जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इन्हें मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, जो कि जब भारत में मिला तो उसके बाद उनका जो दर्जा था वो हटा लिया गया। इसके बाद राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने सिफारिश किया कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी में शामिल किया जाए। लेकिन बाकी दोनों जनजाति जो थे नागा और कुकी, वो मैती को समुदाय का आरक्षण देने के लिए उसके पक्ष में नहीं थे। इनका कहना था कि 7 से 40% विधानसभा का जो सीट है वो इनके अंडर में आता है, और ऐसे में अगर एसटी वर्ग में मैती को कोई भी आरक्षण मिलता तो नागा और कुकी को मतलब अधिकारों का बंटवारा हो जाता और उन्हें फ़ायदा कम पहुंचता। मणिपुर की असेंबली की जो सीट है उसमें टोटल 60 सीटें हैं, जिनमें से फ़िलहाल 59 सीट है, क्योंकि जो एनपीपी के एमएलए काइस्की है उनका निधन हो गया था पिछले महीने, तो उनकी सीट अभी खाली है। और जो 59 सीट है उसमें बीजेपी से कितने हैं? 37 है। एनपीपी जो पार्टी है उससे 6 है, एनपीएफ से 5 है, कांग्रेस से 5, कुकी से 2, जेडीयू से 1 और बाकी 5 इंडिपेंडेंट है। और इन जो बीरेन सिंह के सपोर्ट में थे उनमें से कुकी और एनपीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से भी दबाव उन पर बन गया था। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि मणिपुर में मैप के हिसाब से मणिपुर कहाँ पे है और आसपास की उनकी क्या क्या है। तो ये रहा मणिपुर। मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है और स्टेट बॉर्डर भी। स्टेट बॉर्डर में मणिपुर से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? मिजोरम है साउथ से, वेस्ट से आसाम है, और नॉर्थ से नागालैंड है, और जबकि ईस्ट से म्यांमार का इंटरनेशनल बाउंड्री शुरू होता है। तो मणिपुर में प्रॉब्लम ये था कि जब भी यहाँ पे कुछ भी हिंसा हो या कुछ भी हो तो बाहर से जो विदेशी कंपनी देशे हैं, जो भी देश है बाहर के, वो नज़र रखे रहते थे। कुछ भी होता था तुरंत मैटर निकाल लेते थे, क्योंकि इंडिया का ऐसे पड़ोसी है जो कि इंडिया को तुरंत मतलब नीचे करना चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश है, ऊपर चाइना है, फिर पाकिस्तान है। तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और इसका दबाव सिर्फ मुख्यमंत्री पर पड़ा था, और मुख्यमंत्री ने ज़रूरी कदम उठाए नहीं जो उन्हें उठाने चाहिए थे। तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते गए और आज भी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी ख़त्म होने का कोई दिख नहीं रहा है कि प्रॉब्लम
ख़त्म होगा। तो और अब तक टोटल 12 सीएम बने हैं मणिपुर के, जिनमें से 2 ही सीएम ऐसे हैं जो एसटी कैटेगरी से आते हैं, बाकी सब एसटी के बाहर के हैं। तो अब देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। तो अगला आर्टिकल है, लोकनीति CSDS ने एक असेंबली इलेक्शन सर्वे कराया था कि केजरीवाल क्यों हारे। पॉल्यूशन, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिहाइंड वोटर एंगर, 2/3 सौ आप ऐसे करप्ट, ओवर हाफ द वोटर्स हैड मेड अप माइंड बिफोर कैंपेन बिगेन, बीजेपी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कोलिशन ऑफ अपर कास्ट OBC। तो ये जो दिल्ली की एक सीएम थी आती थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लोकसभा मतलब गवर्नर को इस्तीफ़ा दे दिया है। यहाँ भी गवर्नर ही इस्तीफ़ा ले रहे हैं, जैसे कि मणिपुर में उन्होंने लिया था। और उसके बाद जो वहाँ के राज्यपाल है VK सक्सेना, उन्होंने विधानसभा भंग कर दिया है। अब जो भी नई पार्टी बनी है वो अपने सीएम का जो भी उम्मीदवार है उनको लाएंगे और फिर शपथ होगा, जो कि पॉसिबली है कि प्रधानमंत्री के वापस आने के बाद होगा, जो कि अभी फ्रांस में है। उसके बाद उन्हें US जाना है और उसके बाद वो आएंगे। उसके ऊपर भी आगे डिस्कस करते हैं। तो पहले अभी यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें आतिशी ने कहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाना और भाजपा की जवाबदेही करवाना अब इनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद आप नेताओं की केजरीवाल के घर पर मीटिंग हुई थी और उन्होंने नए विधायकों से कहा है कि जनता के लिए काम करें। दिल्ली में नवनिर्वाचित भाजपा अध्यक्षों की भी विधायकों की भी बैठक हुई है। इसमें भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष, मीटिंग हुई थी बीजेपी की, जिसमें थे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, फिर से BL संतोष, फिर भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना और तमाम नेता मौजूद थे। हालांकि अभी पार्टी नए मुख्यमंत्री के नाम पे अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। नो न्यू CM, ये फैसला तब होगा जब प्रधानमंत्री वापस आएंगे। तो केजरीवाल क्यों हारे। तो पहला था ये कि 10 साल के बाद, आफ्टर अराउंड 8 डिकेड्स, केजरीवाल की पार्टी ने इतना ज़्यादा डिक्लाइन देखा था लोगों के समर्थन में। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जब जीते थे उनके बाद उन्होंने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने यमुना मैया का नाम लिया, जिसके लिए केजरीवाल ने 2020 में एक वादा किया था कि यमुना को वो क्लियर करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे। अगर क्लीन नहीं कर पाए तो उन्होंने बोला था उन्हें वोट ना दें। पर लोकनीति CSDS ने सर्वे कराया था, जिसमें 2 रीज़न निकल के आए थे कि उन्हें क्यों नहीं वोट मिला। पहला था यमुना का मैटर, कि ड्रिंकिंग वाटर का दिक्कत हो रहा है लोगों को, फिर से AQI का प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब हवा पॉल्यूटेड है, पीने लायक पानी नहीं है, जिसके लिए उन्होंने बोला था कि केजरीवाल ने बोला था कि पानी यमुना क्लीन होगा। इसके बाद उन्हें पानी भी पीने के लिए मिलेगा, जो कि कुछ हुआ नहीं। वो अपने वादे पे खड़े नहीं रहे। दूसरा प्रॉब्लम था कि जब पार्टी हारी
तो सिर्फ पार्टी नहीं है, पार्टी के जो शीर्ष नेता थे वो सारे हार गए, क्योंकि लोग नेताओं के जो भी काम थे, जो भी उन्होंने वादे किए थे, उनसे संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। इसलिए लोगों का गुस्सा था उनके तरफ, और जिसकी वजह से वो हार गए। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इलेक्शन से जस्ट पहले बजट पेश हुआ था, जिसमें मिडिल क्लास पीपल के लिए टैक्स फ्री किया गया, जो कि एक हो सकता है कि हाँ, इसके कारण भी लोगों ने वो दिया हो, इन्हें वोट ना किया हो, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों का ये था कि जितने भी वो टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे दिल्ली में जो टैक्स देते हैं, तो वो जो टैक्स दे रहे हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को ही मिल रहा है, जैसे कि सब चीज़ फ्री में बांटा जा रहा है, उनके लिए कुछ बच नहीं रहा था। तो इनसे भी वो लोग खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने केजरीवाल को वोट नहीं दिया, जिनकी वजह से उनकी पार्टी हार गई। चलिए अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे, देखते क्या है। पेरिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, PM heads to France today, announcement on civil nuclear cooperation on the cards. Prime Minister Narendra Modi is headed to Paris on Monday to co-chair the Artificial Intelligence Action Summit along with French President Emmanuel Macron on Tuesday. The summit is expected to announce a key outcome, a foundation that will look at AI in the public interest to cater to the needs of Global South. मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज निकल चुके होंगे अभी तक, जब तक से रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्रांस के लिए, जहाँ पे वो वहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्शन समिट होने वाला है उनको को चेयर करेंगे, जिसमें हम लोग का उनका मतलब मेन मुद्दा रहेगा, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ग्लोबल साउथ की तरफ, मतलब साउथ एशिया की तरफ उनका ज़्यादा मतलब फोकस रहेगा। उसके बाद जो मीटिंग होगा उनके बाद, उसमें माइट भी शायद अनाउंसमेंट हो पाए, जिसमें है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बूस्टिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बूस्टिंग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पे अनाउंसमेंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का मीटिंग होगा जिसपे न्यूक्लियर से रिलेटेड चर्चा होगा। न्यूक्लियर मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया में कोल, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल का यूज होता है, जिससे कार्बन ज़्यादा निकलता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर से ग्रीन हाउस गैसों में कमी आएगी और इससे क्लाइमेट टेम्परेचर कम होगा। और दोनों ने मिलके ये फैसला दिया है, विल डिक्लेयर, दोनों कंपनी ने 2026 विल बी सेलिब्रेटेड एज इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर एंड लॉन्च ए लोगो। जो न्यूक्लियर हो रहा है, न्यूक्लियर पर जो डील हो रहा है उसके रिलेटेड लोगो लॉन्च करेंगे, और 2026 को इंडिया फ्रांस इनोवेशन ईयर के तौर पे डिक्लेयर करेंगे। तो इसके बाद वेडनेसडे को जो PM है वो जाएंगे मार्सेली, वहाँ पे वो इंडियन कंसुलेट का मतलब इनॉग्रेशन है, कंसुलेट मतलब उसको इनॉग्रेट करेंगे। ये भी एक टेली कम्युनिकेशन का ये है, हब है। तब आते हैं
अगले न्यूज़ पे इससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि फ्रांस में 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए अमेरिका जाएंगे। क्यों? क्योंकि 12 और 13 फरवरी को अमेरिका दौरे पे जाना है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया है, इनवाइट किया है अपने यहाँ आने के लिए। तो ट्रंप के द्वारा दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी की यह पहली मुलाकात हुई, जहाँ पे वो 11 तारीख जो वेडनेसडे है उसको मार्सेली में इंडियन कंसुलेट का जो इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद वो 12 तारीख को वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। वहाँ पे टैरिफ को लेके कुछ मीटिंग है, ताकि इंडिया जितने ब्रिक्स देश हैं उन पे जो धमकियाँ मिली है कि उन पर टैरिफ 100% लगाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ बात होगा, तो उस पर भी नज़र रहेगी। तो अगला न्यूज़ है बाल्टिक स्टेट स्विच टू यूरोपियन पावर ग्रिड इन रशियन टाई। बाल्टिक स्टेट कौन होते हैं? बाल्टिक स्टेट है, देखिए यहाँ पे देखिए, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआना, ये जो तीनों देश हैं वो बाल्टिक स्टेट में आते हैं। तो इन तीनों देशों ने रसिया के साथ जो इनका इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड था वो स्विच कर लिया है यूरोपियन यूनियन सिस्टम के साथ संडे को। तो जितने भी टाइज थे सोवियत एरा से वो सब सस्पेंड हो गया है, और अब ये हो गया यूरोपियन के साथ। तो यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, लेफ्ट से यहाँ से सबसे पहले है एस्टोनिया का प्रेसिडेंट एलर कैरिस, उसके बाद ये है पोलिश प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडा, फिर ये है लूथियन प्रेसिडेंट गीतानास नौसेडा, ये हमारी यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन, और फिर ये लैटवियन प्रेसिडेंट एडगार रिनकेविच है, जो संडे को मीटिंग की, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी का जितना भी था इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो रसिया से इनके पास आता था उन सबको स्विच कर दिया गया है, जो कि अब यूरोपियन यूनियन यूरोप से आएगा। तो ये सबको बाल्टिक सी देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तीनों देश, इन तीनों का जो ये है, जो बाउंड्री है वो बाल्टिक सी से लगता है, ये है। तो इनके लिए इन्हें बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। तो अभी अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। एरो इंडिया बिगेन टुडे, राजनाथ सिंह शोज न्यू इंडिया स्ट्रेंथ। तो ये जो फोटो देख रहे हैं ये हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है, जिसमें आगे बैठे हुए हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह, ये रहे, और फिर जो ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये जो एयर इंडिया का ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है हमारा, लोकेशन क्या है, ये लंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलोर। ये 15th एडिशन होगा एरो इंडिया, जो कि अभी तक का बिगेस्ट, एंड इसमें शोकेस किया जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ न्यू इंडिया। इसको कौन इनॉग्रेट करेंगे? डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं हमारे जो राजनाथ सिंह। इसमें कम से कम 30 नेशन है जो वो अटेंड करेंगे इवेंट को, कम से कम
ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर एटलीस्ट 30 नेशन, जिसमें 900 एग्जीबिशन लगेंगे, जिसमें 150 फॉरेन की कंपनियां रहेंगी, फॉरेन कंपनीज, एंड 90 कंट्रीज़ के मिसाइल्स या जेट प्लेन्स बोल सकते हैं, या फाइटर एयरक्राफ्ट रहेंगे, जिसमें दो जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे वो रहेंगे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के, जो है एक रसिया का Su-57, एक है अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2। ये दोनों आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो ये आज 10 तारीख से शुरू हो गया है, जो इंडिया का अब तक सबसे बड़ा इवेंट है एरो इंडिया का, और जिसमें इंडिया का जो नया नया स्ट्रेंथ है वो देखने को मिलेगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो अगला न्यूज है रेलवे से रिलेटेड। बाइफर्केटिंग वन ऑफ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग जोन्स ऑफ रेलवे, व्हाट विल चेंज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे 1 महीने पहले एक नए जोन के लिए साउथ कोस्ट रेलवे में, जो कि विशाखापट्टनम अहमदाबाद का है, वहाँ पे एक फाउंडेशन स्टोन डाला था, जिसकी परमिशन यूनियन कैबिनेट से फ्राइडे को मिल गई थी। ये जो नया जो जोन होगा वो 18th जोन होगा, 18th जोन है, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के बीच में आएगा। और ये आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत ये जोन बना है। तो अभी तक टोटल कितने जोन हैं? 17। उन सब के नाम क्या क्या है, तो उन पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से जोन है। तो ये हो गया सेंटर। सबसे पहले ये चार हो गए। यहाँ पे आ जाएंगे नॉर्थ जोन, जो कि है दिल्ली। यहाँ पे हो जाएगा वेस्टर्न रेलवे, जो कि मुंबई का चर्च गेट है, चर्च गेट। फिर ये हो जाएगा सदर्न रेलवे, जो कि है चेन्नई, ठीक है। ये ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ठीक है। तो ये तो हो गया। और मुंबई, ये हो गया सेंट्रल रेलवे मुंबई में 2 है, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ठीक है। तो अब हो गया ये 4, टोटल 5 हो गए। अब होंगे यहाँ बीच बीच में, ये हो जाएगा NCR नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, जो कि है प्रयागराज बोले या इलाहाबाद बोले, वो हो जाएगा। फिर ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जो मध्य प्रदेश में होगा, जबलपुर। ये हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे, सिकंदराबाद, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। ये है ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR, जो कि है हाजीपुर में। तो अभी तक कितने हो गए? तो पहले 5 थे, फिर नए हुए 4, टोटल अभी तक 9 हो चुके हैं। अभी और 8 बाकी है। तो अब देखेंगे ये और ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट रेलवे, नॉर्थ वेस्ट बीच में है। तो ये है राजस्थान में जयपुर। ये है साउथ वेस्ट रेलवे हुबली। ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट रेलवे, जो कि है कोलकाता।
ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर, 9/4/13 हो गए। और एक यहाँ पे बीच में आता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि है बिलासपुर में। और एक हमारा मेट्रो होता है कोलकाता मेट्रो। फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे आएगा यहाँ पे ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि हमारा है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर जोन हो गया। और एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, जो कि हमारा हो जाएगा असम गुवाहाटी। तो ये हमारे 17 जोन हो गए। और एक नया बन रहा है जो विशाखापट्टनम में, तो 17 हो गए। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और फिर ये सेंटर का 17। ये 17 जोन है। एक और अभी बन रहा है, 18 हो जाएंगे, तो टोटल 18 जोन है हमारे पास। तो अगले पे आते हैं। 31 मोस्ट एंड 2 सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन छत्तीसगढ़ गन फाइट। At least 31 Maoists, including 11 men and 2 security personnel, were killed in an encounter on Sunday at Indravati National Park in छत्तीसगढ़ बीजापुर डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि छत्तीसगढ़ बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क में जो सिक्योरिटी पर्सनल है और माओइस्ट के बीच में मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 31 माओइस्ट और इंक्लूडिंग 11 वुमेन एंड 2 सिक्योरिटी पर्सनल किल मारे गए थे। ये इनकाउंटर सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था, जो कि नेशनल पार्क के अंदर था। और वो नेशनल पार्क महाराष्ट्र बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है। और बीजापुर के जो विलेज है फारसीगढ़, उससे 28 किलोमीटर दूर है। मतलब जो फारसीगढ़ है वो सबसे नियरेस्ट विलेज है जहाँ पे ये हुआ था। तो और ये जो भी था, जो भी मुठभेड़ हुआ था, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और शाम को 4 बजे तक चला था। और इसमें छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पे जो ये इनकाउंटर हुआ, उसमें 1000 से ज़्यादा जवानों ने 31 टोटल माओइस्ट को मार गिराया था। जो मारे गए थे उन सबकी शिनाख्त की जा रही है। जो मारे गए हैं, जो सिक्योरिटी पर्सन मारे गए हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड थे DRG और हेड कांस्टेबल नरेश थे। ये दोनों शहीद हो गए हैं। वहीं 2 जवान घायल भी हुए हैं। बस्तर रेंज IG सुंदरराज P ने बताया कि घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल, सिर्फ इस साल, अभी तक 2025 शुरू हुए 2 महीने हुए हैं, तो इस साल छत्तीसगढ़ में अब तक 81 नक्सली मारे गए, जिनमें से 65 तो सिर्फ बस्तर के ही हैं। इसमें बीजापुर सहित 7 जिले शामिल है। जो जितने भी नक्सली है मोस्टली यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है कि किस साल कितने मारे गए। तो 2014 में 35 मारे गए, 2015 में 47, 16 में 134, 17 में 69, 18 में 112, 19 में 65, 20 में 40, 21 में 51,
22 में 30, 23 में 20, 24 में 217, 25 में, अभी तो 25 शुरू ही हुआ है, 65 मारे गए। तो अभी तक टोटल 2014 से 885 मारे गए हैं बस्तर रीजन में। बस्तर रीजन जो सदर्न पार्ट है वो है हमारा बस्तर रीजन छत्तीसगढ़ का, जिसमें नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ये सब आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।